नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज चैनल में। आज डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। सीखने को प्रभावित करने वाले ऐसे ऐसे कौन कौन फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन कारक हैं, उसी संबंध में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे एमसीक्यू करने वाले हैं। सारे एमसीक्यू सारे क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। रही बात इस टॉपिक का, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके थे कि लर्निंग की बात करते हैं, सीखने की बात करते हैं तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कौन से कंडीशंस होते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो लर्निंग के प्रोसेस को इफेक्ट करता है, उसको प्रभाव डालता है। तो ये वीडियो आप लोग अभी तक आप नहीं देखें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कीजिएगा, और फर्स्ट अगर विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ बात हो रही है क्या, फैक्टर्स एंड कंडीशंस इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग का। हम सीखने की बात करते हैं, ठीक है। आप जब कोई चीज़ को सीखते हैं, जब सीखने के प्रोसेस में आते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं क्या होते हैं कि उस सीखने के प्रोसेस में उसको इफेक्ट डालते हैं। जैसे आपका इन्वायरमेंट हो गया, बच्चे के क्या अपनी एबिलिटी है वो रहता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। क्लासरूम होते हैं, क्लासरूम में जितनी फैसिलिटी है वो किस प्रकार से काम करता है। तो सीखने के जो प्रोसेस होता है, लर्निंग प्रोसेस जो होती है, उसमें किस प्रकार से सारी चीज़ें हैं प्रभाव डालता है, ऐसे क्या क्या फैक्टर होते हैं, उसी संबंधित हम काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस कर चुके थे। उसी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन इस वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और पेपर का नाम क्या है? पेपर का नाम है टीचिंग एंड लर्निंग। तो पेपर का नाम हो टीचिंग एंड लर्निंग, और आज का जो टॉपिक है आपका फैक्टर्स और कंडीशंस इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग के तहत हम लोग सारे MCQ करने वाले हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक सीखने को प्रभावित करता है? ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक है जो क्या करता है, सीखने को प्रभावित करता है? सामाजिक आर्थिक स्थिति, प्रेरणा, कक्षा में बैठने की व्यवस्था, या घर का वातावरण। ठीक है, तो चारों ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग? सोशल इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं, क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, या फिर होम इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ बात हो रही है क्या, यहाँ बात हो रही है एक ऐसा इन्वायरमेंट की बात हो रही है ना, जो सीखने को प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे मनोवैज्ञानिक फैक्टर कौन से, एक ऐसा कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो वो क्या होता है, आपका मोटिवेशन होता है। ठीक है, मोटिवेशन ऐसा चीज़ है जो क्या होते हैं कि बच्चे अगर मोटिवेट नहीं किया जाएगा तो बच्चे सीखने के प्रोसेस में थोड़ा सा धीमा हो जाते हैं, या फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, सीखना ही बंद कर देते हैं। तो मोटिवेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि वह कारक जिसमें बुद्धि, योग्यता और रुचियाँ शामिल है उसे इस रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा फैक्टर है की बात कर रहे हैं, ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसमें क्या बुद्धि की बात करते हैं, योग्यता की बात करते हैं, या फिर उसकी रुचि की बात करते हैं जो शामिल है ना। तो किस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है? पहला ऑप्शन पर्यावरणीय कारक, दूसरा ऑप्शन सामाजिक सांस्कृतिक कारक, और तीसरा ऑप्शन व्यक्तिगत कारक, और चौथा ऑप्शन आर्थिक कारक। ये कौन सा कारक हो सकते हैं जिसमें कि बुद्धि, योग्यता और रुचि तीनों चीज़ शामिल होता है? ठीक है, तो बात हो रही है क्या, बुद्धि, योग्यता और रुचि की बात हो रही है। तो हम कभी भी अगर लर्निंग की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें किस में आपको देखने को मिलता है? क्या पर्यावरण में देखने को मिलता है क्या? इसमें नहीं मिलेगा। सामाजिक आर्थिक कारक मिल सकते हैं क्या? इसमें भी नहीं मिलेगा। आर्थिक कारक मिल सकते हैं क्या? इसमें भी नहीं मिलेगा। ये क्या होता है, आपका व्यक्तिगत फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक पर्सनल फैक्टर होता है जिसके अंतर्गत आपको ये देखने को मिलेगा कि किसी भी कारक, किसी भी सीखने के प्रोसेस में उसका जो बुद्धि है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, उसकी एबिलिटी और उसकी रुचि, ये तीन चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी सीखने के प्रोसेस में। तो यहाँ ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। एक हवादार शोर रहित कक्षा सीखने को किस प्रकार प्रभावित करती है? ठीक है, एक हवादार मतलब कि ऐसा क्लासरूम जहाँ पर हवादार क्लासरूम किसी प्रकार का बोल सकते हैं कि
हवादार होना चाहिए, है ना। शोर रहित मतलब ये हुआ कि उसमें नॉइस फ्री होना चाहिए, इसमें नॉइस नहीं होना चाहिए, क्लासरूम में एकदम शांत क्लासरूम होना चाहिए, नहीं कि बाहर में बहुत सारा गाड़ी चल रहा है या फिर कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है तो क्लास उससे डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरह की चीज़ें जो क्या होती है कि बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। पहला ऑप्शन क्या है कि साथियों के साथ संबंधों में सुधार, दूसरा ऑप्शन क्या है कि छात्रों की प्रेरणा में कमी, और तीसरा ऑप्शन क्या है एकाग्रता में वृद्धि, और चौथा ऑप्शन क्या है कि छात्रों की स्वतंत्रता को सीमित करना। ठीक है, तो हम क्लासरूम की बात कर रहे हैं, तो क्लासरूम में अगर वो क्लासरूम अगर हवादार है, साउंड फ्री है, नॉइस फ्री क्लासरूम है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे जो भी चीज़ को पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर कोई चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ से आंसर होने वाला है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसमें, हम बात कर रहे हैं क्लासरूम का इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, क्लासरूम के इंटरनल इन्वायरमेंट और उसके बाहर का इन्वायरमेंट जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो सही तरीके से है तो लर्निंग प्रोसेस आपका सही तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधी कारक नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कारक है जो सीखने को प्रभावित करने वाला जो शिक्षक संबंधी कारक नहीं है। ठीक है, वहाँ पे बात हो रही है लर्निंग का, तो लर्निंग को इफेक्ट का तो करेगा, लेकिन क्या है किससे रिलेट होना चाहिए, वो टीचर से रिलेट नहीं है। ठीक है, वो टीचर से संबंधित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन क्या है शिक्षण पद्धति, दूसरा ऑप्शन क्या है शिक्षक का व्यक्तित्व, और तीसरा ऑप्शन क्या है छात्र का पूर्व ज्ञान, और चौथा ऑप्शन क्या है शिक्षक का संचार कौशल। ठीक है, टीचिंग मेथड्स की बात हो रही है, टीचर्स पर्सनालिटी की बात हो रही है, स्टूडेंट्स वेयर नॉलेज की बात हो रही है, कम्युनिकेशन स्किल ऑफ टीचर की बात हो रही है। तो जो टीचर से संबंधित जो कारक है जो सीखने को प्रभावित कर सकता है वो क्या हो सकता है। ठीक है, पहले चीज़ उसका होता क्या है, जब कोई भी टीचर है टीचिंग करने के लिए जाता है, सिखाने के लिए जाता है, तो उसमें शिक्षण पद्धति आपको देखने को मिलेगा ही, व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व देखने को मिलेगा ही, शिक्षक जो है अपने जितने प्रकार के कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ करते हैं वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि छात्र का पूर्व ज्ञान ये इससे संबंधित नहीं होता है। ठीक है, ये टीचर से संबंधित होता ही नहीं है ना, टीचर से संबंधित इसलिए नहीं होता है कि यहाँ पे बताया गया है कि सीखने को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो टीचर से संबंधित है। तो टीचर से संबंधित जो नहीं है वो क्या है कि छात्र का पूर्व ज्ञान, क्योंकि टीचर क्या होता है कि जो भी लेसन प्लान बना के ले जाते हैं तो सारे लेसन प्लान क्या होता है एक सिस्टम से सारे चीज़ को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होते हैं उसके मेथड्स होते हैं, उसकी अपनी पर्सनालिटी भी देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद उसके स्किल्स का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट है उसका पूर्व ज्ञान की बात की जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पूछ रहा है नहीं है, कौन नहीं है की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी जो उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, बच्चे की शिक्षा पर पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रभाव है। अगर बच्चे की शिक्षा की बात करते हैं, है ना, किसी भी बच्चे का लर्निंग प्रोसेस की लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें जो उसका फैमिली बैकग्राउंड है वो उसको किस प्रकार से उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन मनोवैज्ञानिक कारक हो सकते हैं क्या, दूसरा ऑप्शन सामाजिक कारक, तीसरा ऑप्शन संस्थागत कारक, और चौथा ऑप्शन जैविक कारक। ठीक है, तो क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं, सोशल फैक्टर की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर की बात करते हैं, या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं। तो किसी भी बच्चे की अगर शिक्षा की बात की जाती है तो पारिवारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आपको देखने की बात होती है। तो यहाँ पे क्या होते हैं उसके सामाजिक कारक जो होते हैं वो देखने को मिलेगा कि इसमें किसी संस्था की बात नहीं होती, इसमें कोई बायोलॉजिकल फैक्टर देखने को नहीं मिलेगा, ना इसमें कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है क्या एक पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात हो रही है, एक पारिवारिक बैकग्राउंड की बात हो रही है जो समाज से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा शिक्षण कारक छात्र के स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति से सबसे अधिक प्रभावित होता है। ऐसे कौन सा जो टीचिंग फैक्टर जो है वो क्या होते हैं कि जो छात्र होते हैं उसका जो स्वास्थ्य है उसको शारीरिक स्थिति से सबसे ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। क्या वो प्रेरणा है, क्या तत्परता है, क्या अवधारणा है, या फिर इसका धारणा है। ऐसे क्या क्या हो सकता है, मोटिवेशन हो सकता है क्या, रीडिंगनेस हो सकता है क्या, रिटेंशन हो सकता है, या फिर परसेप्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है क्या कि टीचिंग लर्निंग फैक्टर की बात हो रही है ना, लर्निंग फैक्टर की बात हो रही है जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है क्या
किसी भी स्टूडेंट के हेल्थ उसके फिजिकल कंडीशन में अगर सही तरीके से नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसका सीखने का जो प्रोसेस है वहाँ पे देखिए कमी या बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो जिस प्रकार के बच्चे का हेल्थ होता है, जिस प्रकार से उसका फिजिकल कंडीशन होता है, उसी प्रकार से क्या होता है लर्निंग प्रोसेस भी आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कह सकते हैं कि उसकी जो तत्परता की बात होती है, उसका रीडनेस की बात होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में, प्रेरणा सीखने को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, प्रेरणा जो है मोटिवेशन सीखने को कैसे प्रभावित करती है। पहला, यह याददाश्त को कम करती है। दूसरा ऑप्शन, यह ध्यान भटकाने की क्षमता को बढ़ाती है। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, यह रुचि और ध्यान को उत्तेजित करती है। और लास्ट ऑप्शन, यह सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। हर बात हो रही है मोटिवेशन, तो जब हम मोटिवेशन करते हैं बच्चे को, जब किसी चीज़ को सिखाने के लिए हमेशा उसको मोटिवेट करने की बात करते हैं, तो क्या उसके याददाश्त में कोई कमी आती है क्या? नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, क्या उसका ध्यान भटकाने की बात होती है क्या? ये भी नहीं होता है। क्या उसमें कोई सक्रिय भागीदारी को हतोत्साहित करते हैं हम लोग क्या? ये भी नहीं होता है। यहाँ पे क्या होती है कि जब भी कोई बच्चे को मोटिवेट करते हैं तो उसकी रुचि की बात होती है, उसको ध्यान को क्या होते हैं और ज़्यादा उत्तेजित कर देते हैं, जिससे कि पढ़ने के प्रति उसकी रुचि बन सके और उस टॉपिक में जो भी चीज़ पढ़ाना, उस टॉपिक में जो भी चीज़ वो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके प्रति उसकी रुचि है, उसका ध्यान हमेशा केंद्रित हो सके, इसकी बात की जाती है। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सीखने में एक कारक के रूप में बुद्धिमत्ता मुख्य रूप से एक शिक्षार्थी को प्रभावित करती है। ठीक है, सीखने के एक कारक के रूप में जो बुद्धिमत्ता की बात होती है, जो उसके इंटेलिजेंस की बात होती है, मुख्य रूप से किसी भी स्टूडेंट को प्रभावित करती है, वो कौन सा ऑप्शन होगा। भावनात्मक अस्थिरता की बात होती है, केवल स्मृति की बात होती है, या फिर सी अवधारणाओं को समझने की क्षमता की बात होती है, या फिर शारीरिक सहन शक्ति की बात होती है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इंटेलिजेंस की, यहाँ पे बात हो रही है बुद्धि की। ठीक है, अगर हम बुद्धि की बात करते हैं तो बुद्धि किस प्रकार से काम करता है। जब भी कोई बच्चा कोई चीज़ को सीखता है तो उसका जो बुद्धि है उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपका जो बुद्धि है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। तो यहाँ किसी प्रकार कोई भावना की बात नहीं होती है, यहाँ पे कोई इमोशन की बात नहीं होती है ज़्यादातर, है ना। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। स्मृति भी यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं करता है। यहाँ पे क्या होता है कि अवधारणाओं को समझने की क्षमता जो है वो बुद्धि के द्वारा ही देखने को मिलता है। दैट मीन्स ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर है। शारीरिक सहन शक्ति की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसका, हम बात करें किसी भी चीज़ को समझने की एबिलिटी की बात हो रही है, किसी भी कॉन्सेप्ट किस प्रकार से वो ग्रैप करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा वातावरण सीखने के लिए सबसे अनुकूल है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा वातावरण सीखने के लिए सबसे अनुकूल है। कौन सा हो सकता है। पहला ऑप्शन अत्यधिक सत्तावादी, दूसरा ऑप्शन अव्यवस्थित और असंरचित, तीसरा ऑप्शन लोकतांत्रिक और सहभागी, और लास्ट ऑप्शन कठोर और नियमबद्ध। तो हम बात कर रहे हैं क्या, सीखने की बात हो रही है ना, या लर्निंग की बात हो रही है। तो लर्निंग के लिए सबसे अच्छा अनुकूलित इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो कैसा उसका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। तो उसका इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे सत्तावादी की बात हो रही है, तो सत्तावादी नहीं होनी चाहिए। पहली बात ये कि यहाँ पे सत्तावादी नहीं होनी चाहिए। अगर सत्तावादी होगी तो क्या होगा, टीचर जो स्टूडेंट है वो खुल कोई बात को नहीं बोल पाएंगे, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट सही तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ टीचर हर बात को वहाँ पे बोलते रहेंगे और स्टूडेंट क्या होगा वहाँ पे सुनते रहेगा। तो लर्निंग प्रोसेस का जो है अच्छी बात नहीं होती थी। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे नहीं होने वाला। या व्यवस्थित और असंरचित, कोई भी चीज़ को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, और एक बोल सकते हैं कि सही वे में होना चाहिए, जिससे क्या होगा लर्निंग का प्रोसेस काफ़ी अच्छी तरीके से चल सकता है। तो ऑप्शन ए बी भी नहीं होने वाला है। कठोर और नियमबद्ध, जब भी हम कोई सीखने के प्रोसेस में आते हैं तो वहाँ पे आपका कोई बहुत ज़्यादा रूल बाउंडिंग की बात नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे कोई कठोर कंडीशन अप्लाई नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खुल के कोई बात को नहीं बोल पाते हैं, खुल के किसी चीज़ को क्वेश्चंस को नहीं कुछ पूछ पाते हैं।
तो ये भी आपका जो ऑप्शन डी है ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही आंसर होना है, क्योंकि बात हो रही है कि आप जितना ज़्यादा किसी भी बच्चे के साथ में फ्री होके हर एक चीज़ को करते हैं, चाहे टीचर हो या स्टूडेंट, दोनों के बीच का जो है रिलेशन एक फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, दोनों की सहभागिता होनी चाहिए किसी भी टॉपिक को सीखने और सिखाने के प्रोसेस में। तो दैट मीन्स यहाँ पे लोकतांत्रिक और सहभागी जो है इसका आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में, सीखने में आनुवांशिकता की भूमिका मुख्य रूप से निम्न से जुड़ी है। अगर हम बात करते हैं आनुवांशिकता, हम बात करते हैं हेरिडिटी, तो हेरिडिटी का जो रोल है ना लर्निंग में, वो किस प्रकार से देखने को मिलता है? क्या स्कूल संस्कृति है? दूसरा ऑप्शन शिक्षक का रवैया की बात करें। तीसरा ऑप्शन जन्मजात योग्यता और गुण की होती है, या फिर सामाजिक अपेक्षाएं होती है। तो ऑप्शन जो सी है यह देखने को मिलेगा, क्योंकि हम बात करें आनुवांशिकता की बात हो रही है, हम बात करें हेरिडिटी का। हेरिडिटी का क्या रोल है? तो जब भी हम लर्निंग प्रोसेस में आते हैं तो उसका जो हेरिडिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाता है, कि जो जन्मजात जो उसकी एबिलिटी होती है, उसके जो गुण होते हैं, हमेशा वो जीवन भर उसके साथ में चलता रहता है। तो ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हम बात कर रहे थे किसका? अनुवांशिकता की बात करते थे कि अनुवांशिकता का जो भूमिका है सीखने में किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो ये जन्मजात योग्यताएं होती है, इसके गुण होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। इसमें क्या दिया हुआ है कि किसी शिक्षार्थी स्टूडेंट पर सहकर्मी समूह का प्रभाव किस कारक का उदाहरण है? ठीक है, हम किसी भी सहकर्मी, ऐसे बच्चे है ना जो अपने ग्रुप में रहते हैं, अब ग्रुप में रहने के साथ में क्या होते हैं, इसको बहुत ज़्यादा इसको इफेक्ट पड़ सकता है लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत। तो क्या वो संस्थागत हो सकता है, वो सामाजिक हो सकता है, या व्यक्तिगत हो सकता है, या पर्यावरणीय हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे हो रही क्या सामाजिक बात हो रही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसमें, हम बात कर रहे हैं पीयर ग्रुप की बात कर रहे हैं कि पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस कब हो जाता है? जब बच्चे समाज में होते हैं, समाज के जो नियम कानून होते हैं, अपने जो उसके बहुत सारे उसके ग्रुप होते हैं, ग्रुप में बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ नया नया चीज़ को हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, वहीं से वो प्रभावित होते हैं, वहीं से वो सारा उसको देखने को मिलता है। इसका जो एग्जाम्पल जो है वो सटीक बैठेगा इसमें, सामाजिक में बैठेगा। तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर है। आते क्वेश्चन नंबर 12 में कि सीखने की अक्षमता वाले बच्चे को सीखने में निम्नलिखित कारकों से बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पहला ऑप्शन खराब कक्षा डिजाइन की बात हो रही है। दूसरा ऑप्शन व्यक्तिगत आंतरिक स्थिति की बात हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन पारिवारिक संघर्ष की बात हो रही है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, खराब शिक्षण पद्धति की बात हो रही है। तो सीखने की अक्षमता वाले जो बच्चे होते हैं, वैसे बच्चे जो तुरंत कोई चीज़ को नहीं सीख पाते हैं, सीखने में उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, उसको कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो उसको बाधित करते हैं? तो क्या वो क्लास का जो डिज़ाइन है वो ख़राब है क्या, ये बाधित कर सकता है क्या? तो कुछ हद तक बाधित करता है, लेकिन पूरी तरह से हम नहीं बोल सकते। ठीक है, ये ऑप्शन देखो ये नहीं निकलेगा। यहाँ बात हो रही पारिवारिक संघर्ष, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। खराब शिक्षण पद्धति, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब टीचर कहीं पढ़ाने के लिए जाता है तो पूरे प्रोसेस के साथ वो क्लास में इन करता है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी होगा कि व्यक्तिगत आंतरिक स्थिति जो होती है उसका सही नहीं होता है, जिस कारण से क्या होते हैं, वो सीखने के प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से कोई बातों को समझ नहीं पाते हैं, और किसी बातों को प्रति जो है उसकी रुचि भी नहीं होती है। दैट मीन्स कह सकते हैं ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। पर्सनल इंटरनल कंडीशन जो होता है उसकी बात होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इसको बाधित करता है, या फिर उसका बैरियर बन जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जैसे बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में, कक्षा में पुरस्कार और मान्यता से कौन सा कारक सीधे तौर पर बेहतर होती है? ठीक है, कक्षा में पुरस्कार और मान्यता से कौन सा कारक सीधे तौर पर बेहतर होता है? पहला ऑप्शन स्मृति, दूसरा ऑप्शन बुद्धि, तीसरा प्रेरणा, और चौथा व्यक्तित्व। तो कक्षा में जब पुरस्कार देते हैं, किसी तरह का कोई अवार्ड देने की बात होती है, क्या एक अवार्ड देने की बात होती है, उसकी मान्यताएं की बात होती है, तो क्या होती है सीधे तौर पर बहुत ज़्यादा ये प्रभाव डालता है किस पर, बच्चे पर। तो बच्चे के कौन से एरिया पर प्रभाव डालता है? तो यहाँ बात होती है मोटिवेशन। जब भी किसी बच्चे को मोटिवेट करते हैं, जब भी किसी बच्चे को किस तरह का अवार्ड देते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं वहाँ से मोटिवेट होते हैं, और फिर से नया चीज़ को सीखने के लिए हमेशा प्रेरित होते रहते हैं, और हमेशा उसके प्रति उसकी रुचि बनी हुई रहती है, और एक नया बोल सकते हैं एनर्जी उसके अंदर मिल जाता है, जिस कारण से हमेशा वो नई चीज़ को कंटिन्यूअस सीखने की कोशिश करने लगते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन जो सी है इसका मोटिवेशन या फिर प्रेरणा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, किसी शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान निम्नलिखित में मदद करता है। शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान निम्नलिखित में मदद करता है। पहला ऑप्शन, नए सीख को अनदेखा करना। दूसरा ऑप्शन, सीखने की गति को धीमा करना। नेक्स्ट ऑप्शन, सार्थक संबंध बनाना। और लास्ट ऑप्शन डी, रटने को बढ़ावा देना। तो पूर्व नॉलेज जो होता है, प्रीवियस नॉलेज, वो क्या करता है? जो प्रीवियस नॉलेज की बात करते हैं या फिर प्रायर नॉलेज की बात करते हैं, वो क्या है? वो किसी भी लर्निंग के लिए हेल्प करते हैं। किस प्रकार से वो हेल्प करता है? वो हेल्प इससे करता है कि जब आप कोई नई चीज़ों को सिखाते हैं तो पुरानी चीज़ों को जोड़ के हमेशा नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स कर सकते हैं कि वो क्या करता है, सार्थक संबंध बनाना जो है उसके अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन जो सी इसके यहाँ सही आंसर होने वाला है। किस प्रकार से किसी चीज़ को बिल्ड करता है ना, एक कनेक्शन बनाता है पुराने नॉलेज का और करंट के नॉलेज से संबंधित एक नया कनेक्शन बनाता है। इस कनेक्शन के बेस पे समझते हैं कि ठीक है, ये सारी चीज़ें इस प्रकार से हो रही है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इस प्रकार से देखने को मिल रही है ना। तो ये कनेक्शन बनाने की बात होती है। तो ऑप्शन जो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक को सीखने का बाहरी कारक नहीं माना जाता है। ठीक है, जो नीचे दिया हुआ है उसमें से बोल रहा है कि किसी एक को सीखने का बाहरी कारक नहीं माना जाता है। कौन सा है? स्कूल का बुनियादी ढांचा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, सहकर्मी समूह। और तीसरा ऑप्शन, कक्षा का वातावरण। और चौथा ऑप्शन, बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो बाहरी कारक नहीं माना जाता है, वो कौन सा हो सकता है? स्कूल का बुनियादी ढांचा, ये तो बाहरी कारक हो सकते हैं, तो ये आपका सही नहीं होगा। सहकर्मी भूमिका, ये भी बाहरी कारक है। कक्षा का वातावरण, ये भी बाहरी कारक है। बुद्धिमत्ता की बात होती है, इंटेलिजेंसी की बात होती है, जो क्या होता है उसका एक बाहरी कारक के अंतर्गत नहीं देखने को मिलता है। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे बात हो रही है इंटेलिजेंस का। तो आज इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।